गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सभी? जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। अरमान जुड़ चुका है 10th ई से, कपिल जुड़ चुका है 10th बी से, और तरुण जुड़ चुका है 10th बी से, ऐसे ही विनीत जुड़ चुका है। शाबाश, जल्दी से बच्चे अपनी अटेंडेंस जो है वो क्लास सेक्शन के साथ लिख दीजिएगा। वेरी गुड। जल्दी कीजिए। पीछे की जो क्लास थी उस क्लास में हमने देखा था क्या कि आपका जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर पता चला था कि किसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे पर डोमिनेंट होता है या दूसरे वाला पहले पर होता है। तो जिसमें एक कैरेक्टर आप कंसिडर करते हैं वो तो होता है मोनो हाइब्रिड, और जिसमें दो कैरेक्टर हमने क्या किए थे? आप कहेंगे सर हमने कंसिडर किए थे जहाँ पे दो कैरेक्टर, वहाँ पर आपका डाई हाइब्रिड, और जो वो रेशो निकल के आया था मोनो में वो तो 3:1, और ऐसे आपका डाई हाइब्रिड में जो रेशो निकल के आया था 9:3:1। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे। ठीक है, तो जल्दी से प्लीज़ लाइव जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे, अभी तो 9 ही बच्चे जुड़े हैं। लिंक आपको सेंड कर ही दिया गया है पहले ही। ठीक है जी, हाँ, शाबाश। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे? आप कहेंगे सर ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। ग्रेगर मेंडल ने 1866 के अंदर क्या किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और हमने इसको 3 नाम से जाना था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिव या सेग्रेशन भी कह सकते हैं, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शाबाश। तो देखिएगा, पहला लॉ डिस्कस करते हैं हम, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और डोमिनेंस का मतलब होता है इफेक्टिव, और इफेक्टिव को क्या बोलते हैं आप कहेंगे सर प्रभावी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि कौन किसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। शाबाश बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी कीजिए। अब एक बात देखिए, गार्डन पी को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसके अंदर हमने उसके 7 पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि पोड का शेप क्या होगा, पोड का साइज क्या होगा, जो स्टेम है उसका साइज क्या होगा, या जो आपका पी है उसका शेप क्या होगा, या कलर क्या होगा। इस तरह की बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं क्या, वी हैव, ध्यान से समझिएगा, वी हैव 2 एलील्स, वी हैव 2 एलील्स। और एलील्स क्या होते हैं? आप कहेंगे सर एक वेरिएंट फॉर्म या एक जेनेटिक कैरेक्टर को होल्ड करके रखने वाला जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एलील्स। अब ये पेयर्स के रूप में हो सकता है क्या? वी हैव 2 एलील्स, ठीक है, विच हैव, उसके पास क्या होगी? आप कहेंगे सर 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर होंगे उसके पास। पहले कैरेक्टर का नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर डोमिनेंट, और दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर रिसेसिव। बात ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 एलील है,
और उन दो एलील में दो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। या अगर मैं ये कह दूं कि ये दो एलील है, इन्हीं एलील में से एक तो है डोमिनेंट और एक है आपका रिसेसिव, हम ये भी कह सकते हैं। बात समझिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई 2 एलील है, तो इसका मतलब आपका पेयर ऑफ जीन है जिसमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि सर नहीं, मैं तो केवल क्या लूंगा, एक एलील लूंगा, तो यहाँ पे आप 1 एलील करके उसके अंदर 2 करेक्टर लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट, सेकंड इज आप कहेंगे सर रिसेसिव। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर एट लीस्ट, कम से कम 1 एलील, या आप कहेंगे सर 1 करेक्टर, या आप कह सकते हैं इसी को एलील इज डोमिनेंट ऑन अदर। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेंट ऑन अदर। अगर आपका कोई एक करेक्टर या कोई एक एलील है, वो डोमिनेंट है किसी दूसरे करेक्टर या दूसरे एलील पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई डोमिनेंट होगा तो वो इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव के कारण जो आपकी F1 जनरेशन थी उसमें बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल आइडेंटिकल थी अपने पेरेंट्स की तरह। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं, क्या ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जो आपका प्लांट था, पी प्लांट था, वो या तो क्या था, आप कहेंगे सर टाल है, या फिर आपका क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर ड्वार्फ, मतलब छोटा हो सकता है। तो ये टाल जो था वो कैपिटल टी और ड्वार्फ जो था वो स्मॉल टी। इसका मतलब टाल वाला जो है वो तो किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर डोमिनेंट को, और जो स्मॉल टी है वो किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर रिसेसिव को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें हाइब्रिड मेथड लगाते हैं तो ये टाल वाला इफेक्टिव होता है इस ड्वार्फ वाले पर। तो जो नया जनरेशन होगा या जो नया प्लांट तैयार होगा वो पहले प्लांट की तरह टाल ही होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ टी और आप स्मॉल टी, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी और कैपिटल टी, तो यहाँ पर जो आपका नया क्या बनेगा, प्लांट तैयार होगा, वो पहले प्लांट की तरह लॉन्ग ही होगा, टाल ही होगा। तो ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अपने पास 2 करेक्टर या 2 एलील हैं या 2 जीन हैं, और जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, जिसमें से एक जो होगा, एक जीन जो होगा वो दूसरे जीन पर इफेक्टिव होगा, और अगर इफेक्टिव है तो उसकी वजह से जो नया प्लांट तैयार होगा वो पहले वाले प्लांट की तरह टाल होगा, ना कि ड्वार्फ, छोटा नहीं हो सकता। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि भाई उसके जो बीज आएंगे वो कैसे आएंगे, आप कहेंगे सर जो बीज होगा वो राउंड होगा, गोल होगा, और किसकी बजाय, आप कहेंगे सर रिंकल्ड की बजाय। तो जो पहला प्रिंसिपल या जो फर्स्ट लॉ था, आप कह सकते हैं राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। यहां पे कह सकते हैं टाल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। बेटा ध्यान से समझ लीजिए कि जो राउंड है, गोल है, वो अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर डोमिनेंट है, और किसके ऊपर डोमिनेंट है वो, आप कहेंगे सर रिंकल्ड के ऊपर। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि आपका जो टाल करेक्टरिस्टिक्स है वो आपका डोमिनेंट है, और किस पर डोमिनेंट है वो, आप कहेंगे सर ओवर ड्राफ्ट। तो ये आप करेक्टरिस्टिक्स हमेशा ध्यान रखें। पहला नियम इस बात को बताता है कि एक जीन अगर दूसरे जीन पर इफेक्टिव है या दूसरे वाला जीन पहले वाले जीन पर इफेक्टिव है, तो केवल इफेक्टिव के कारण जो प्लांट नया तैयार होगा वो अपने पेरेंट्स की तरह ही करेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करेगा। कभी भी अगर पहला प्लांट लंबा है
तो उससे जो प्लांट नया तैयार हुआ है वो भी आपका लंबा ही होगा, क्योंकि एक जीन ने दूसरे जीन को या फिर दूसरे जीन ने पहले जीन को क्या किया है, आप कहेंगे सर इफेक्ट किया है। तो आप इसका एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, या मेंडल का यही है फर्स्ट लॉ भाई, ठीक है। शाबाश। शाबाश। अरमान ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। कपिल, तरुण, विनीत ले लिया जी। बेटा हमने एक टेबल बनाई थी, पिछली क्लास में एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल के अंदर ये बताया गया था क्या, कि आपका जो डोमिनेंट है या आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एक की वजह से क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुए, ये हम बता चुके हैं। शाबाश। लिंक जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ की, देखिएगा। सेकंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन। सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अभी बताया मैंने कि जो जीन होता है उसमें दो आया, तो पता चला कि दोनों के दोनों जो एलील हैं या दोनों के दोनों जो पेयर थे वो एक दूसरे के साथ साथ स्टिमुलेटली, मतलब एक साथ आगे ना बढ़ के वो चीज़ सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे जो वर्ड है सेग्रेशन, उसका मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यानी कि जो एलील है या जीन है पेयर की फॉर्म में, वो आपका एक साथ ना रहकर अलग अलग के साथ जाकर कंबाइन होगा और वहाँ पर क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। इस बात को समझ ले आराम से। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, क्या, इन F2 जनरेशन, ध्यान से देखिएगा, इन F2 जनरेशन क्या, टू एलील्स डज नॉट या डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर बट दे फॉर्म न्यू गैमेट सेपरेटली। ठीक है भाई। सेपरेटली क्या करते हैं वो, आप कहेंगे सर अलग चीजें जो हैं वो वहां पर न्यू गैमेट्स बनाएगा। ये बात ध्यान रखें। लेकिन ये बात घटती कहाँ पर है, आप कहेंगे सर केवल और केवल F2 जनरेशन के अंदर ही ये केस पॉसिबल है, जहाँ पर दो एलील आपस में जुड़ते नहीं हैं और बेटा वो एक दूसरे से अलग होकर जो है नए गैमेट्स बनाते हैं। और आप कह सकते हैं दिस लॉ इज कॉल्ड
दिस लॉ इज कॉल्ड क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी। कल को अगर ये कहें कि प्योरिटी लॉ किसको कहा जाता है, तो सेकंड लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी। आराम से देखिएगा, इन F2 जनरेशन 2 एलील्स डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर। कभी भी F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में दोनों एलील आपस में कंबाइन नहीं होते, बल्कि वो सेपरेट होकर फिर से क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर अलग अलग जो है जेमेट बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। तो हम ये कह दें दिस हैपन्स, ये किस में होता है, तो आप सिंपली कहेंगे सर इन मोनोहाइब्रिड, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेथड। इसके अंदर आपने देखा ही था पिछली क्लास में, तो हमने क्या किया था भाई, ये टी लिया था, ये टी लिया था, फिर हमने क्या किया था, एक आपका स्मॉल टी, दूसरा भी स्मॉल टी। अब हमने कहा था ये सेपरेट होंगे, तो यहाँ पर तो क्या है, ये कंबाइन फॉर्म में है, ये भी क्या है भाई, मिक्स फॉर्म में, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो एक कैपिटल लेते हैं, दूसरा आप स्मॉल लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक कैपिटल लेते हैं और दूसरा भी क्या लेते हैं, स्मॉल। और इसकी वजह से जो चेंजेस आए थे वो क्या क्या आए थे, तो भाई हमने देखा था टी टी, फिर क्या आया था आपका टी टी, ऐसे ही ये स्मॉल टी, ये आपका क्या आया था, आप कहेंगे सर कैपिटल टी, और ये दोनों क्या आया था, आप कहेंगे सर स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्या है भाई, इसमें देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस, मतलब दोनों एलील्स मिक्स कंबाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बेटा सेम एलील्स जो है वो आपके होमो कहलाते हैं। और यहाँ पर एक आपका क्या है, कैपिटल है, दूसरा आपका स्मॉल है। यहाँ पर पहले वाला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। तो जब हम F2 जनरेशन में देख रहे हैं, आप कहेंगे क्या है, पहला एलील दूसरे एलील पर रिसेसिव है, या दूसरे वाला पहले वाले पर भी रिसेसिव है। तो इसका मतलब ये जो रेशो है, इसको तो हमने बोला था 3:1, इसको जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका 3:1। तो बेटा हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। शाबाश, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। शाबाश, चलिए समझ गए, चले थर्ड पर, चलिए अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। देखिएगा, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड जो लॉ है उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें जो प्रिंसिपल लागू होगा वो सेकंड लॉ से ही निकला है ये, और सेकंड लॉ को जब आगे बढ़ाया गया तब जाके पता चला है क्या, चलिए
थर्ड जो लॉ था वो कौन से मेथड को एक्सप्लेन करता है, डी हाइब्रिड क्रॉस। तो आप कहेंगे दिस लॉ ओबे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन दिस, तो इसके अंदर क्या था, आप कहेंगे टू कैरेक्टर आर कंसिडर्ड। और जो वेरिएशन राइज हुआ था ना, वो आपका F1 जनरेशन में नहीं हुआ था, F2 जनरेशन में। और आप कह सकते हैं एंड वेरिएशंस arise in F2 जनरेशन। ये आप हमेशा ध्यान रखें, F2 जनरेशन के अंदर आपका कोई ना कोई वेरिएशन आया था। और हमें पता है क्या कि जब आप चेंजेस करते हो तो यहाँ पे दो कैरेक्टर, तो हमने एक तो लिया था कैपिटल Y और दूसरा लिया था आपका कैपिटल R। ऐसे ही हमने लिए थे स्मॉल y और आपने लिए थे स्मॉल r। तो ये तो किसको दिखाता है, y कैपिटल येलो को दिखा रहा था, ये किसको दिखा रहा है, राउंड को। ऐसे ही ये कैपिटल Y आपका स्मॉल जो है वो किसको दिखाते हैं, ग्रीन को। और जो कैपिटल R है वो किसको दिखाते हैं, आप कहेंगे सर रिंकल्ड को। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। और यहां पर देखिए क्या कि भाई दो कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर येलो येलो, दो कैरेक्टर राउंड राउंड, ऐसे ही दो कैरेक्टर ग्रीन के, ऐसे ही दो कैरेक्टर आपके रिंकल्ड के। और ये जो है ये किसको दिखा रहा है, डाई हाइब्रिड को। और हम इसमें कितने कंसीडर करके चल रहे हैं, दो कैरेक्टर को जो है कंसीडर करके हम जो है लिख रहे हैं इसको। तो आप कहेंगे सो क्या, आप कहेंगे सो द सिम्टम्स of one pair is different from अदर पेयर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक पेयर के जो सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं वो दूसरे पेयर से क्या होंगे, सेपरेट होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि यहाँ पे जो पता चल रहा है हमें कि भाई जो ट्रेट्स हैं आपके, जो ट्रेट्स हैं वन पेयर के, वो डिफरेंट होंगे किससे, अदर पेयर के ट्रेट से। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिम्टम्स की जगह आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ट्रेट्स भी लिख सकते हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पेयर की वो दूसरे पेयर से क्या होगी, सेग्रेट यानी कि डिफरेंट होगी। तो आप सिम्टम्स या फिर इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेट्स यूज कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर क्या निकाला था, फिनोटाइप रेशो निकाला था। जो आपने फिनोटाइप रेशो निकाला था वो रेशो कितना आया था, 9:3:1। और ये सारे के सारे क्या थे, एक दूसरे से डिफरेंट ही तो थे। तो जो डिफरेंट थे उसके लिए ही हमने क्या लिखा है, आपने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस थर्ड लॉ को ही हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर इस थर्ड लॉ को ही हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इनहेरिटेंस का कौन सा लॉ किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे जो थर्ड लॉ है उसको हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो है वो आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहा जाता है। इसमें पता चलता है कि दो कैरेक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं। तो अब एक बात देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स है
उसमें कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अकेले मेल की नहीं हो सकती, फीमेल की भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी जनरेशन में देखने को मिलेगी। तो हम ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो केवल किसका नियम होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशो। अगर कल को ये पूछ ले कि 9:3:1 क्या है, आप कहेंगे सर दिस इज द फिनोटाइप रेशो है। और अब आगे बात करेंगे ये रेशो होते क्या है, फिनोटाइप या जीनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशो कह सकते हैं आप। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फिनोटाइप, तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो यहीं से पता लगेगा, बस ये पूछ लेता है एक्चुअल। चलिए अगर आपसे कहा जाए क्या कि भाई जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप, और ऐसे ही होता है आपका फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो जीनो है वो ड्राइव किया गया है किससे, आप कहेंगे सर जीन से। इसका मतलब ये हुआ कि जीनोटाइप जो है ऐसे जीन को रिप्रेजेंट करता है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो हमारे डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कलेक्शन है ये। और आप कहेंगे जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ जीन्स इन इट्स डीएनए। तो आप कहेंगे सेट्स ऑफ जीन्स which is present in its डीएनए। भाई जीन का ऐसा ग्रुप जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और आप कहेंगे सर फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट्स करता है किसको, रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या क्या, आप कहेंगे सर हो सकता है वो बिहेवियर हो सकता है वो शेप हो सकता है वो क्या हो, साइज हो। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, शेप हो गया, साइज हो गया, बिहेवियर हो गया, या आप ये कह सकते हैं कलर हो गया। तो ये अगर एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, फिनोटाइप है। तो अभी हमने लिखा था क्या भाई 3:1 लिखा, और एक रेशियो आया था 9:3:3:1। तो इसको हमने जीनोटाइप नहीं कहा, इसको केवल और केवल क्या कहा हमने, फिनोटाइप कहा। अब इसका मीनिंग समझिए कि हमने पता लगाए थे कि भाई ऐसे बताइए जो राउंड है और राउंड के साथ साथ क्या है, आप कहेंगे सर येलो है। ऐसे बीज या ऐसे मटर के दाने जो राउंड होने के साथ साथ येलो हैं, तो आपने कहा था सर 9 है वो। तो इसका मतलब राउंड का मतलब गोल, तो गोल उसकी क्या हो गई, शेप। और यहाँ पे जो येलो आपको दिख रहा है वो क्या है, कलर है। तो बिहेवियर, शेप, साइज और कलर ये सारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, फिनोटाइप की। जबकि अगर हम ये कहें कि कोई जेनेटिक कैरेक्टर, अगर कोई डिसीजेज आती है तो वो क्या होती है, जीनोटाइप, वो क्या होती है, जीनोटाइप।
अगर मैं ये कह रहा था क्या कि जो बाल हैं वो आपके जैसे कर्ल हेयर है जो है वो आपके क्या हैं, आप कहेंगे सर डोमिनेंट थे किस पर, तो कर्ल हेयर इज डोमिनेंट ऑन स्ट्रेट हेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ल बालों का रंग है और ये स्ट्रेट, तो अगर हम ये कहें तो ये किस में आ जाएगा, फिनोटाइप के अंदर ही आ जाएगा। तो जीनोटाइप तो जीन्स का ऐसा कलेक्शन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि फिनोटाइप उस चीज को एक्सप्रेस करता है जिसमें बिहेवियर, शेप, साइज और कलर की बात हो। तो अब आप मटर के दाने को जब हम देखते हैं तो उसकी शेप दिखाई देगी, उसका साइज दिखाई देगा या उसका कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो रेशो लेके हम चलते हैं वो सारे के सारे रेशो क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। तो आप एक बार इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका, शाबाश। चलिए एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम, और उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये तो था प्लांट के अंदर, गार्डन पी के अंदर, जो मेंडल ने अपने लॉ के अंदर क्या किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था। दो टर्म उसने यूज की थी, एक टर्म का नाम था क्या, आप कहेंगे सर एक टर्म थी कौन सी, डोमिनेंस, दूसरी टर्म थी आपकी रिसेसिव। चलिए अब आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आराम से समझिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो रही है किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, आप कहेंगे सर इट इज बायोलॉजिकल सिस्टम that determines, क्या करता है, आप कहेंगे सर that determines the development of genetic character या sexual character, जेनेटिक या सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे नाम ही सेक्सुअल आ रहा है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन न्यू ऑर्गेनिजम्स, ये आप हमेशा ध्यान रखें। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है, हम ये पता लगाते हैं कि जो न्यू जनरेशन है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, इससे पता लगता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में आप कहेंगे सर क्रोमोसोम्स आर हेल्पफुल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, आप कहेंगे सर क्रोमोसोम्स करते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं दीज आर द हेल्पफुल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। और अब एक बात देख लीजिए क्या, कि जो अपनी लाइफ है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, तो आप कहेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ऐसी स्ट्रक्चर जिसको जो क्या करता है, दैट होल्ड, जो आपका होल्ड करे या कैच करके रखे, क्या आप कहेंगे दैट होल्ड जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर।
ये आप हमेशा ध्यान रखें। एक ऐसा थ्रेड की तरह दिखता है, धागे की तरह दिखता है, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक करैक्टर या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। और आप कहेंगे सर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियाई। हमेशा ये किस में प्रेजेंट होगा, आप कहेंगे सर सेल न्यूक्लियाई में हमेशा ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दूसरा कहेंगे, पहले तो इतना ही समझ लीजिए, इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या है, आप कहेंगे सर इट कंटेन्स, या आप कह सकते हैं मेड ऑफ, किसका बना होता है, एक तो प्रोटीन होता है डीएनए, और सॉरी डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, और एक आपका प्रोटीन है हिस्टोन। तो ध्यान रखिएगा ये दो चीज़ों से ही मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर हमारा क्या बना है, क्रोमोसोम्स बना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात समझिएगा, अभी बताया सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल सिस्टम विच डिस्क्राइब अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन न्यू ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड की तरह है, और इन थ्रेड के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, करेक्टर। इसी तरह से इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियाई, और ये किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अब एक बात देखिए, ए सिंगल गैमेट contains 23 क्रोमोसोम्स। ध्यान से समझिएगा, 23 क्रोमोसोम्स। ये पेयर की बात नहीं हो रही, इन ह्यूमन बीइंग्स। ये आप हमेशा ध्यान से समझ लीजिए, जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, क्योंकि अभी वो सिंगल है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। ये बात आप हमेशा ध्यान रख ले, मेल और फीमेल जब तक सेपरेट है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, यानी कि तब तक उसमें कितने हैं, 23 जो है वो क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब आप में कितने क्रोमोसोम है सिंगल, आप कहेंगे सर 23 है। दूसरी बात समझिएगा, ऐसे ही मैं ये कह दूं अगर मेल में 23 है तो भाई फीमेल में भी कितने हैं, आप कहेंगे सर उसमें भी 23 है। तो लेकिन जब शादी हो जाती है तो 23 मेल के और 23 फीमेल के, और जब ये दोनों आपस में फ्यूजन के दौरान क्या है, 23 और 23 कितने हो गए, 46, और 46 होकर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, जो नया लड़का बना है, लड़की बनी है, उसके अंदर क्या है, आप कहेंगे सर वो पेयर की फॉर्म हो जाती है, क्योंकि अब दो हो गए हैं, मेल और फीमेल, और जो दो के रिलेशन से तैयार हो उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर अकेला लड़का है या अकेली लड़की, उसमें कितने हैं, 23 जो है वो क्रोमोसोम्स है। आप कहेंगे सर क्रोमोसोम्स हैव, क्या होता है भाई, स्पर्म। ध्यान से समझ लीजिए, क्रोमोसोम में क्या होता है, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म। अब ये स्पर्म या तो क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर आइदर एक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर वाई हो सकता है। ध्यान से समझ लीजिए, एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो स्पर्म होता है या तो वो एक्स होगा या फिर वो क्या होगा, वाई होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, फीमेल की, तो जो फीमेल होती है उसके अंदर केवल एक्स होता है, और जो मेल है उसमें एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखें, क्या ए स्पर्म
कंटेन्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। अगर मैं कहूं क्या, एन ओवम, ध्यान से समझिएगा, एन ओवम हैज ओनली, इसके पास क्या होता है केवल, आप कहेंगे सर एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करता हूं किसकी, एन, किसकी भाई, आप कहेंगे सर स्पर्म की, उस स्पर्म के पास बता ही दिया, या तो वो एक्स होगा या फिर क्या होगा, वो वाई। तो ओवम की बात आई है तो ये तो केवल फीमेल है, और स्पर्म की बात आई है तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये मेल है। तो मेल में दोनों होते हैं एक्स और वाई, मेल में दोनों होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल में ओनली सिंगल एक्स ही होगा, वाई कभी नहीं होगा। मतलब वाई जो है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर अब्सेंट होता है। अब एक बात देखें, अगर मैं कहता हूं इफ स्पर्म एक्स फर्टिलाइज ओवम, किसको, आप कहेंगे सर एक्स को। अगर एक स्पर्म जो है मेल का, वो फीमेल के एग या ओवम एक्स को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, देन फॉर्मेशन इज न्यू ऑर्गेनिज्म एज, तो वो किसको जन्म देगा, आप कहेंगे सर वो गर्ल, लड़की को जन्म देगा। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जो जाइगोट यहां पर बनेगा वो आपका स्पर्म एक्स और आपका ओवम एक्स, तो जो जाइगोट बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, एक्स एक्स की फॉर्म में बनेगा। और जब एक्स एक्स की फॉर्म में बन जाए तो आप इसी को कहेंगे कि दिस इज द न्यू ऑर्गेनिज्म, और किसकी फॉर्म में, गर्ल की फॉर्म में, लड़की की फॉर्म में। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ पे स्पर्म चेंज हो जाए वाई, अगर मेल का स्पर्म वाई हो जाए एक्स की जगह, तो वो फिर ओवम एक्स को करेगा फर्टिलाइज, और फिर जो न्यू जाइगोट या न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो गर्ल्स की जगह क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बॉयज हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर एक्स की जगह क्या हो जाए, आप कहेंगे सर इंस्टेड ऑफ एक्स क्या हो जाए, वाई हो जाए। तो वाई हो जाए तो अब आपका ये पेयर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई में, और जो जाइगोट का सिंबल होगा वो एक्स वाई, और एक्स वाई की वजह से क्या फॉर्मेशन होगा, आप कहेंगे सर बॉयज फॉर्मेशन होगा। ये आप हमेशा ध्यान से समझ लीजिए कि भाई अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर सिंगल जेमेट है तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, शादी से पहले की बात है ये। और जब वो क्या है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, स्पर्म। अब स्पर्म दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, लेकिन जो ओवम होता है फीमेल में, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेल का कौन सा स्पर्म एक्स वो फर्टिलाइज करता है फीमेल के एक्स को, तो जो आपका जाइगोट बनेगा वो पेयर की फॉर्म में एक्स एक्स बनेगा, दिस इज द सिंबल ऑफ गर्ल्स। और अगर एक्स की जगह क्या कर दे हम, वाई क्रोमोसोम्स को या वाई स्पर्म को लगा दे, तो आप कहेंगे सर तब ये जाके बनेगा एक्स वाई, और दिस इज द सिंबल ऑफ, आप कहेंगे सर बॉयज। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। एक इसका डायग्राम और कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए। एक अब जो बातें हमने लिखी है उसका डायग्राम देख लेते हैं। भाई मेल है ये, ठीक है, ऐसे ये क्या है, आप कहेंगे सर ये फीमेल है। और मैंने बताया
सिंगल जेमेट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में कितने क्रोमोसोम्स होंगे सेपरेटली? 23 होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं भाई मेल के अंदर कितना है टोटल? 23, ऐसे मैं कह रहा हूं कि फीमेल के अंदर भी कितना है? आप कह रहे हैं सर 23, सिंगल की बात हो रही है। अब एक बात समझिए, इस 23 में से और इस 23 में से जो 22 हैं, जो क्या है 22 हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 22 जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आप कहेंगे सर 22 जो है वो हमेशा एक्स होते हैं। 22 जो है वो क्या होते हैं? एक्स। और यहां पर भी अगर देखा जाए तो जो 22 है वो भी क्या होगा? एक्स होगा। और अगर मैं ये कह दूं भाई 23वां क्या है, तो आप कहेंगे सर जो 23वां है वो भी क्या होगा? आप कहेंगे सर एक्स ही तो होगा, क्योंकि फीमेल है ना। फीमेल में 23 के 23 एक्स होते हैं, जबकि मेल में 22 एक्स होते हैं, और एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एक जो है वो वाई हो जाएगा। ध्यान से समझ लें कि अगर मैं ये बात करता हूं, आप इसको सिंगल ही बना लें, 22 की जगह क्या लिख दें? आप इसको एक बॉक्स में ही रखिए 23, और 23 के 23 क्या है? एक्स। भाई डिफरेंट तो किस में है? मेल में है। ये एक ये जो है ये वाई भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये क्या हो सकता है? और करके क्या लगा दो? एक्स। तो वाई भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? एक्स भी हो सकता है मेल के अंदर। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं क्या कि भाई 22 तो ये है और 22 उसमें सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल के जो 22 हैं और भाई फीमेल के जो 22 हैं, ध्यान से समझिएगा, मेल और फीमेल के जो 22 क्रोमोजोम है वो तो एक्स ही तो है। क्रोमोजोम्स जो है वो केवल क्या है? एक्स है। और मेल के अंदर भी सेम है, फीमेल के अंदर भी सेम है। तो हम 22 क्रोमोजोम्स को क्या नाम दे सकते हैं? ऑटोसोम्स। आप इनको क्या नाम दे सकते हैं? ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स। ये बात ध्यान रखेंगे। भाई मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें 22 क्रोमोजोम एक्स ही है, लड़के में भी और लड़कियों में भी, तो दोनों में सेम है, तो सेम को हम बोल सकते हैं ऑटोजोम्स। लेकिन अब बात आ गई है 23rd की, और 23rd जो होता है क्रोमोजोम वो मेल में ही अलग है क्रोमोजोम। ध्यान से समझिएगा, वो क्रोमोजोम क्या है? मेल में ही है। या तो वो वाई हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है? एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक ऐसे क्रोमोसोम्स का नाम बताएं जिससे लड़का या लड़की होने का पता लगता है, तो आप कहेंगे सर 23rd होता है वो। लेकिन 23rd, अब भाई एक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि फीमेल में भी 23 क्या है? एक्स ही है। तो इस एक्स को हटा के मैं केवल और केवल किसका नाम लिख दूं? आप कहेंगे सर वाई का अगर आप लिख देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा, 22 लड़के और लड़कियों में एक्स एक्स होता है, और बेटा जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है किसके अंदर? आप कहेंगे सर इन मेल्स के अंदर। तो मेल के अंदर जो है वो वाई होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो अब आप इसका एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लें और हम जो है इस बात को कंप्लीट करते हैं। शाबाश। चलिए अब देखते हैं इसको पेयर की फॉर्म में विद डायग्राम। बस इस डायग्राम के बाद ये बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद आगे देखेंगे कल। देखिएगा भाई, मैंने बताया मेल और फीमेल में
टोटल क्रोमोसोम्स जो है वो आपके हो गए 46। इसका मतलब ये 46 क्या है भाई, क्रोमोसोम तो क्या है, आप कहेंगे सर क्रोमोसोम तो है 23, लेकिन बेटा ये है जीन पेयर्स की फॉर्म में, तो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स और वो जीन है 46। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर दो टुकड़ों में बांट दो, 22 + x, ये तो मेल का ले लो और ये ले लो फीमेल का, और इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 प्लस में y, ऐसे ही इसका ले लो 22 + x और ऐसे ही इसका ले लो 22 प्लस में फिर x। तो इसका मतलब 22 और 22 44, 45 और एक 46, ऐसे ही 22 और 22 44, एक x है दूसरा y है। तो जब हम क्या करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जैसे ये हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या बने, तो 22 और 22 क्या हुआ 44 प्लस में क्या है XX, दिस इज द सिंबल ऑफ गर्ल। ये न्यू जैमेट या जो जाइगोट बना है वो आपका 44 + XX जो कि लड़की का सिंबल है। ऐसे ही 22 + x ये, और आप कहेंगे सर 22 + x ये, तो इसी को इसी में मिला दो भाई, 22 + x ये और 22 + x ये, तो ये इसको मिला दिया। तो इसको जैसे ही हमने मिलाया तो पता चला यहाँ पर जो बन रहा है वो गर्ल ही बन रहा है। लेकिन 22 + y में जब 22 + x सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो 44 + xy ये किसका है भाई, बॉयज का सिंबल है। ऐसे ये इसमें और आपका ये इसमें, तो ध्यान रखें, ठीक है भाई, ये बॉयज। तो दिस इज द, तो हम ये कह सकते हैं सर जैमेट जो बनता है वो क्रोमोसोम्स के कारण बनता है, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं जीन्स होते हैं, और जीन हमेशा बेटा पेयर की फॉर्म में है। तो मैंने 23 लिखने की बजाय कितना लिखा है 46, तो ये 46 क्या है जीन है, ये 46 क्या है ये जीन है, ये भी जीन है जिसमें 22 और 22 44 और आपका XY ये स्पर्म है, स्पर्म X भी हो सकता है Y भी, लेकिन जो ओवम है वो केवल और केवल क्या होगा X ही होगा। 22 और 22 44 + XX जाइगोट गर्ल्स का बनेगा, यहाँ पे किसका बनेगा बॉयज का बनेगा। तो बेटा ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो आज इस बात को यहीं पर रोकते हैं हम, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका, शाबाश, बाय सभी को।